क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान अर्थात कि सोशल साइंस का जब आप प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं तो उसमें एक छोटा सा खंड मिलता है जिसे आप बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन। ये ज्योग्राफी में ही काफी बुक में दे दिया जाता है। तो आपदा प्रबंधन में देखिए टोटल 6 चैप्टर क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल छोटा सा सीगमेंट है, लेकिन इससे हर साल खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं। तो अभी का ये आपदा प्रबंधन का वीडियो जो है आपके लिए मास्टर वीडियो है। अगर ये वीडियो आप थोड़ा सा समय निकालकर निश्चिंत से अकेले में बैठकर देख लेते हैं तो आज से आपदा प्रबंधन आपके मुट्ठी में होगा, अर्थात कि पूरे 6 चैप्टर इस एक वीडियो क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा। और मैं पूरा बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मैं आपको पूरा ये 6 चैप्टर में जो भी आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी का सिलेबस उसको पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, अर्थात कि ये समझिए आपदा प्रबंधन का मास्टर वीडियो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इसके बाद ना आपको कहीं पे ऑफलाइन क्लास में जाकर आपदा प्रबंधन पढ़ना है, ना आपको कहीं ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा, ना कोई और नोट्स आपको याद करना पड़ेगा। आप किसी भी साल में परीक्षा दे 2022 23 24 25, जब तक ये आपदा प्रबंधन में 6 चैप्टर है, अगर इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से पढ़ कर और पेन कॉपी लेकर एक एक बात को नोट डाउन कर लेंगे तो इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो ध्यान से आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। पूरे थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि एक ही क्लास काफी है। हम लोग पूरा आपदा प्रबंधन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके साथ साथ इसका आंसर प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा उसको भी हम लोग अभ्यास करते चलेंगे। यहां से शुरुआत हो रहा है, एक एक बात को सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। पहला चैप्टर आपका आपदा प्रबंधन का प्राकृतिक आपदा एक परिचय। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में आपदा किसे कहते हैं सर। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि बृहद स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, अर्थात कि कोई भी एक बड़े स्तर पे अचानक कोई घटना घटित होता है जिससे कि काफी मात्रा में जान माल की क्षति होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपदा। उम्मीद करता हूं आपदा का परिभाषा आप क्लियर समझ चुके हैं। आपदा के प्रकार की बात करें तो आपदा को 2 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में वैसे आपदा आते हैं जिसपे मानव का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जो प्राकृतिक जनित होते हैं। और मानव जनित आपदा उसी आपदा को कहेंगे जिसमें किसी न किसी रूप में मानव का उस आपदा को लाने में योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदा के उदाहरण की बात करें तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना, जंगल में आग लगना, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, ये सभी प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। वहीं पे मानव जनित आपदा के उदाहरण की बात करें तो आग लगना, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी घटनाएं, महामारी, ये सभी किसके उदाहरण है, मानव जनित आपदा के। अब सोचिए मैं बोला कि एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये प्रश्न कितना बार इसमें से पूछा होगा आप जानते हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो, कि इसमें से कौन मानव जनित आपदा है, कौन प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख आपदा की बात करें जो भारत में काफी नुकसानदेह साबित हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछता है कि विनाशकारी चक्रवात कब आया था। तो भारत में विनाशकारी चक्रवात आया था 29 अक्टूबर 1999 को। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में महाविनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 और 1967 में आया था। भारत का प्रमुख सुखाड़ कब कब पड़ा था। तो एक बार 1966 में पड़ा था, फिर 1987 में। भारत में प्रमुख सुनामी कब आया था सर। तो 2004 में। इसको जरूर आप अपने पेन कॉपी, इसलिए मैं बोला हूं मैं पूरा आपको 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो विद्यार्थी अंत तक देख लेंगे उनका आपदा प्रबंधन का तैयारी संपूर्ण हो जाएगा। तो आपको ये जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से भी खूब प्रश्न आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में आपदा प्रबंधन, नाम देखिए, हम लोग आपदा नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग को पढ़ना है आपदा का प्रबंधन, अर्थात कि आपदा से कैसे हम लोग निपटेंगे इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब प्रश्न ये पूछता है आपसे कि प्राकृतिक आपदा की प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। इसको जवाब बिल्कुल सटीक आपको टू द पॉइंट इसी तरह लिखना है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े स्तर पर हानि होती है जिसकी भरपाई में कई वर्ष लग जाते हैं, अतः इसका प्रबंधन किया जाना जरूरी है जिससे विकास कार्य किया जा सके। अर्थात कि प्राकृतिक आपदा आप जानते हैं बड़े स्तर पर आता है, उससे काफी हानि होता है, अगर उसकी भरपाई हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, विकास का कार्य रुक जाएगा जिससे मानव का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं तो प्राकृतिक आपदा जैसे मान लीजिए भूकंप है। अब कहीं पे भूकंप आया तो वहां पे हो सकता है मकान भी ढह सकता है, रोड के किनारे आपका जो भी बिजली का लाइट हो सभी उसको वहां पे गिर जाएगा। अगर उसे आप सही नहीं करेंगे तो वहां पे यातायात संचार बाधित होगा, वहां का विकास में वो क्षेत्र जो है पिछड़ते हुए चला जाएगा। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन आवश्यक है। एक एक बात को क्लियर
समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है क्योंकि पूरा बुक लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का पदानुक्रम अर्थात कि आपदा प्रबंधन का किस किस स्तर पे हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। तो देखिए पहले राष्ट्रीय स्तर पे होता है, फिर राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे। फिर नीचे जानकारी दिया गया है कि आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक के कि किसके सहभागिता से हम लोग आपदा प्रबंधन का काम कर सकते हैं, तो आम लोगों की सहभागिता से। आगे देखिए अभी जितना हम लोग पढ़े उससे प्रश्न आया, मैं बोला कि हम लोग प्रश्न का भी अभ्यास करते चलेंगे, तो अब आप कितना समझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा। करा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ध्यान से देखिएगा, तो कहिएगा सर ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो देखिए आग का लगना क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो अगर आप इस दोनों प्रश्नों का जवाब दे पाए तो समझिए आप जो भी मैं समझाया हूं उसे आप समझ चुके हैं। फिर आगे मैं बोला कि सब्जेक्टिव प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा, तो आपदा से आप क्या समझते हैं, आपको खुद से उत्तर लिखने का प्रयास कर लेना है। मैंने उत्तर बताया, वीडियो को पीछे जाकर भी आप रोक रोक कर लिख सकते हैं। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य, आपदा प्रबंधन हम लोग क्यों करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि क्यों करते हैं, तो यही आपको अपने से खुद से उत्तर लिखने का प्रयास कर लेना है। चलिए मैं बोला इससे थोड़ा बहुत प्रश्न आता है, इसलिए हम लोग वही बात करेंगे जिससे कि जहां से सीधे सीधे प्रश्न आए। अब यहां से आपको मिलेगा आपके बुक में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में हमें पढ़ना है। बात करते हैं कि आखिर में बाढ़ होता क्या है, तो नदियों की तली में अवसादों के जमाव तथा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आता है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है कि बाढ़ क्यों आता है, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होगा या नदी के तल में जो अवसाद जब ग्रहण हो जाएगा वो पानी नीचे नहीं सूख पाएगा, तभी उसी कारण से भी बाढ़ आता है। और ये भी पूछता है प्रश्न कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से ग्रसित है, तो उत्तरी बिहार, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए टू द पॉइंट कितना बार पूछा गया प्रश्न है कि कोसी नदी को क्या कहते हैं, तो बिहार का शोक। प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं सर, कोसी नदी को। क्यों, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कोसी नदी के कारण ही आता है। अब बात करते हैं कि बाढ़ का दुष्परिणाम। शुरू में ही आपको बोल दिया कि मास्टर वीडियो, अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपदा प्रबंधन आपके मुट्ठी में होगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप खुद से देखिए इससे बाहर क्या प्रश्न पूछता है। कितना बार प्रश्न पूछा गया है कि बाढ़ के क्या हानि है अर्थात कि क्या दुष्परिणाम है, तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बाढ़ के दुष्परिणाम इसी तरह आपको टू द पॉइंट लिखना है। पहला है कि महामारी की आशंका। इसका मतलब क्या है सर, कि बाढ़ आता है, चारों तरफ जल जमाव होगा तो छोटे छोटे कीटाणु बीमारी का उत्पन्न होते हैं, तो इससे महामारी आने की संभावना होता है। जान माल का क्षति होता है, आप समझ रहे हैं, बाढ़ आएगा तो जान माल का क्षति होगा ही। फसलों को बर्बाद करके जाता है, उसके साथ साथ जहरीली जीव जंतुओं को खुले जगह पर आ जाना, मिट्टी के उर्वरकता शक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब आगे प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है बाढ़ से तो ये सभी हानि है, लेकिन बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं सर, तो इसका जवाब आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं। तो बाढ़ से बचने के यहाँ पे उपाय दिया गया कि पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना, अर्थात कि बाढ़ जहां से आता है वहां पे पूर्व सूचना तकनीक पहुंचाना कि हाँ इस क्षेत्र में अब इतना डिसिमिल पानी बढ़ रहा है, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है, ताकि पहले से उस रूप में तैयारी किया जा सके। दूसरा है बांध एवं तटबंध का निर्माण करना जिससे कि पानी को एक निश्चित दिशा दिया जा सके। तीसरा है स्तंभ पर आधारित मकान का निर्माण करना, अर्थात कि जो बिंब पे घर बनता है वैसे घर बनवाना है जिससे कि बाढ़ पे उसमें कोई भी क्षति नहीं हो। और नेक्स्ट आपको उपाय करना चाहिए कि नदी तट से मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर हो, ताकि नदी अपने तट का कटाव करे तो मकान उसमें नहीं गिरे और जान माल की क्षति को हम बचा सकें। अगला है बाढ़ जब आ जाए तो उसमें आपको ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। खदान का भंडार करना चाहिए ताकि आपको जो बाढ़ आए तो उसमें खदान की कमी नहीं हो, लोगों के पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो सके। और आवश्यक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि बाढ़ के कारण जो भी कीटाणु चारों तरफ पनपे हैं उनकी मृत्यु हो सके और मानव को महामारी से बचाया जा सके। तो ये है आपके बाढ़ के प्रबंधन का उपाय। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बाढ़ से हानि को लिखें, बाढ़ क्यों आता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके। बाढ़ आने पर क्या क्या रोकथाम के उपाय कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको उत्तर मिल गया। देखिए जो नीचे हम लोग बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख बांध के बारे में, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो भी नोटबुक बनाए होंगे उसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आता है। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि भांगड़ा नागल बांध जो है किस नदी पे है, तो रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा, सतलज नदी पे। और भांगड़ा नागल बांध अर्थात की सतलज नदी पे कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो गोविंद सागर, बिल्कुल सही। और फिर आपसे अगला पूछता है नर्मदा परियोजना किस नदी पे है सर, तो नर्मदा नदी पे, नर्मदा नाम ही है। अब पूछता है कि इस पे कौन सा कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया है, तो सरदार सरोवर बांध।
फिर नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे। और नागा अर्जुन सागर परियोजना पे कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो नागा अर्जुन सागर। फिर आपसे पूछेगा कि कावेरी परियोजना किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे। इस पे कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो कृष्णा सागर। फिर रिहंद बांध, ये तो कितना बार पूछा गया है, रिहंद बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो रिहंद नदी पे। और इस पे कौन सा कृत्रिम जलाशय है, तो पंत सागर। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया इस रूप में इसको रट जाइएगा, यहां से खूब प्रश्न आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बोला अंत तक देखिए, हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे, एक भी इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चाहे आपको किसी भी साल परीक्षा देना है, इसको वीडियो को आराम से निश्चिंत होकर अकेले बैठकर देखिए, और जो मैं बता रहा हूं उसको पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करते चलिएगा। आपदा प्रबंधन का आपका कहीं पे भी ना बुक पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा ना ही कहीं पे किसी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि ये मास्टर वीडियो है आपदा प्रबंधन का। अब बात करते हैं कि आखिर में सुखाड़ किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा का होना, जिससे जल की आपूर्ति में भारी कमी आ जाती है, उसे सुखाड़ कहते हैं। अर्थात कि सामान्य से औसत वर्षा से 75% अगर कम बारिश होगा तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सुखाड़। ये भी प्रश्न भी आई है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए कि 75% से कम जब बारिश होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो चुका है। आगे अब बात करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुखाड़ से क्या क्या हानि है। सुखाड़ से पहला जो लॉस होता है वो ये है कि फसल के उत्पादन में कमी। यहाँ पे सफल लिखा है, क्या होगा, फसल के उत्पादन, आप जानते हैं सुखाड़ हो जाएगा तो उसमें कमी होगा। पेयजल का अभाव हो जाएगा, चारे की कमी हो जाएगी, ये उसका दुष्परिणाम है, अर्थात की हानि है। अब बात करते हैं कि सुखाड़ से कैसे हम बच सकते हैं सर। तो सुखाड़ से प्रबंधन के 2 तरह के उपाय हम लोग कर सकते हैं। एक होता है दीर्घकालिक योजना, एक होता है अल्पकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना में हम कुआं खोद सकते हैं, नहर, आहर, पाइन, तालाब, वृक्षारोपण इत्यादि करके सुखाड़ से बच सकते हैं। और अल्पकालिक योजना के लिए हमें जल का संग्रहण करना चाहिए, जिससे कि सुखाड़ के समय वहां पे जल की उपलब्धता निश्चित किया जा सके। उसके साथ साथ गड्ढा बनाकर जल संचित करना चाहिए, सुखाड़ के समय जो है जल की कमी नहीं हो। और बोरिंग और ट्यूबवेल से जल प्राप्त करना चाहिए। तो ये सुखाड़ और बाढ़ का यहाँ तक कहानी समाप्त हुआ। इससे बाहर कोई प्रश्न ना आज तक पूछा गया है और ना ही कभी पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे कितना आप समझे हैं प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी के बारे में अभी आप नहीं पढ़े तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी किस स्थान पे आता है, तो सर समुद्र में। अब कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में। अब आगे भूकंप और सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने का उपाय का वर्णन, तो अभी इसे हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको घबराना नहीं, ये सभी प्रश्न नीचे वाला चैप्टर से है। नेक्स्ट चैप्टर जो तीसरा नंबर चैप्टर है आपके आपदा प्रबंधन का, उसका नाम है, देखिए मैं बताया कि अभी हम लोग पढ़ेंगे भूकंप एवं सुनामी के बारे में, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, सिर्फ जो प्रश्न पूछा गया और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। भूकंप किसे कहते हैं सर, तो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा तरंग से अचानक उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। इसका मापन रिक्टर स्केल पर होता है। अर्थात कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी भी कारण से हलचल होता है और उसे भूमि के सतह पर कुछ ऊर्जा तरंग आते हैं। कौन कौन ऊर्जा तरंग आता है अभी हम लोग नीचे देखेंगे। उसी के कारण जो अचानक कंपन हो जाता है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, भूकंप आ गया है। और भूकंप का मापन किस स्केल पे कहते हैं, रिक्टर स्केल से करते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भूकंप का केंद्र और अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। तो भूकंप का वह स्थान जहां से भूकंप आरंभ होता है उसे भूकंप का केंद्र अर्थात की फोकस कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करके याद कर लीजिएगा, भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र। और भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर अर्थात कि ठीक ऊपर भू सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए पृथ्वी के नीचे यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ तो उसे हम कहेंगे भूकंप केंद्र, और यहां पे सबसे पहला इसके पहुंचा अर्थात कि सबसे पहले भूकंप की अनुभूति पृथ्वी के इसी सतह पे हुआ तो इसे बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। अब है कि भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं, भूकंप के प्रबंधन के क्या क्या उपाय हैं। तो पूर्व अनुमान तकनीकी का विकास करना कि पहले से पता चल सके कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है तो वहां से लोगों को वहां से हटाया जा सके। और दूसरा प्रबंधन का उपाय है भूकंप रोधी इमारत का तैयार करना, जिससे कि भूकंप के कुछ झटके में इमारत नहीं ढहे, गिरने का उसका भय नहीं रहे। सुरक्षा बल का तैयार करना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के सहयोग करने के लिए तैयार
तैयार रहना, आपदा किट तैयार कर रखना, ये सभी जो है भूकंप से प्रबंधन के उपाय पूछेगा तो ये आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सुनामी को लेकर। तो सुनामी किसे कहते हैं? तो समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाले ऊंची ऊंची लहरों को हम लोग सुनामी कहते हैं। अर्थात कि समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसी के कारण जो ऊंचा ऊंचा लहर उठता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आया था। यही प्रश्न ऊपर पूछा था तो आपको यहां से याद हो गया कि 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल के खाड़ी तक क्या आया था? भयानक सुनामी आया था। आगे अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सुनामी से आखिर में क्या क्या हानि हो सकता है। सुनामी से पहला हानि है तटीय इलाकों में भारी बर्बादी हो जाता है। नारियल के वृक्ष जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनका विनाश हो जाता है। और समुद्र के किनारे जो भी पर्यटन विकसित किया रहता है अर्थात पर्यटन दृष्टि से समुद्र तट का विनाश हो जाता है। समुद्री तटीय इलाकों में मिट्टी का क्षय होता है, अपरदन होता है। ये सभी सुनामी से हानि है। अब बात करते हैं सुनामी आने पर कैसे हम प्रबंधन करेंगे या सुनामी से पहले हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या हमें उपाय करना चाहिए। मजबूत तटबंध का निर्माण करना चाहिए, बंदरगाह पर ऊंचे बांध का निर्माण करना चाहिए, मैग्रोव वन का विकास करना, हेम रेडियो का प्रसार बढ़ाना, तटीय प्रदेश में लोगों को प्रशिक्षण देना, ये सभी सुनामी से प्रबंधन के उपाय हैं। अब बात करते हैं जो मैं शुरू में बोला कि भूकंप जो है तरंग पहुंचता है तो तरंग कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो भूकंपीय तरंग देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी तरंग जिसे हम प्राथमिक तरंग कहेंगे, दूसरा होता है एस तरंग द्वितीय तरंग के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है एल तरंग जिसे हम जो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होता है। अब पूछेगा इसमें से प्राथमिक तरंग किसे कहते हैं तो कहिएगा पी तरंग को, द्वितीयक तरंग कौन होता है? एस तरंग, और सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन होता है? एल तरंग। पी तरंग की प्रकृति कैसी होती है तो बताइएगा पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पी तरंग ही पहुंचता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि पृथ्वी पर पहुंचने वाला सबसे प्रथम तरंग कौन है तो पी तरंग, और ये अनुदैर्ध्य तरंग है। वहीं पे एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और एल तरंग आपका दीर्घ तरंग है। तो ये भी आप लिख लीजिए, यहां से भी खूब प्रश्न आता है। मैं इसलिए शुरू में ही बोल दिया कि इससे बाहर ना आज तक प्रश्न आया है और ना ही आएगा। बस अंत तक एक वीडियो क्लास देख लीजिएगा, आपका आपदा प्रबंधन का आप खुद मास्टर हो जाएंगे। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं इस चैप्टर से। तो पहला प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो अगर आपका क्लास में ध्यान होगा तो कहिएगा सर वर्षा की अधिकता। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं आपका सही है। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए जिससे मुझे भी लगेगा कि आप अभी क्लास को देख रहे हैं और आप एक एक बात को समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो अभी मैंने ऊपर याद कराया कि उत्तरी बिहार। तीसरा नंबर प्रश्न है बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पे जाना चाहिए? उच्च भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, यही इसका सही आंसर है। कृषि सुखाड़ क्या होता है, अभी मैंने उत्तर बताया, आपको लिख लेना है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन आपको कर देना है कि कैसे कोसी नदी से बाढ़ आता है, इसका उत्तर जरूर लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आपका है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। 6 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपदा प्रबंधन के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाए। कह रहा है जीवन रक्षक अर्थात कि जीवन से रक्षा करने के लिए आकस्मिक प्रबंधन हम कैसे करेंगे, यही इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए। अब यहां से महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालते हैं। तो आपदा प्रबंधन देखिए, जो आकस्मिक प्रबंधन होता है उसको क्या बोलते हैं कि आपदा आने के तुरंत बाद किए जाने वाला उपाय, और एक होता है दीर्घकालिक प्रबंधन। तो आकस्मिक प्रबंधन हम कैसे करेंगे बाढ़ की स्थिति में, तो बाढ़ आने पर हम क्या क्या उपाय करेंगे। देखिए सभी प्रश्न पूछा गया इसलिए मैं बोला ध्यान से समझिएगा। तो पहला उपाय है सुरक्षित जगह पर पहुंचना अथवा ऊंची भूमि बाढ़ मुक्त क्षेत्र पे पहुंचना। दूसरा हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं कि भोजन और पेयजल की व्यवस्था करना। तीसरा है बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना। चौथा है पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, और पांचवा है जीवन रक्षक दवाई की व्यवस्था करना। ये सभी हम व्यवस्था करेंगे, आकस्मिक प्रबंधन हो जाएगा बाढ़ की स्थिति में, और इससे काफी कम मात्रा में उससे नुकसान होगा। भूकंप या सुनामी की स्थिति में हमें कौन कौन आकस्मिक प्रबंधन करना चाहिए, तो राहत कैंप की व्यवस्था करना चाहिए। मृत व्यक्ति और जानवर का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि उससे जो है प्रदूषण नहीं फैले। मलबे में दबे लोगों को निकालना चाहिए। अफवाह फैलने से रोकने के उपाय करना चाहिए। इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से मलबे में दबे लोगों को पता लगाना चाहिए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मलबे में दबे लोगों का पता हम किस कैमरा की सहायता से लगाते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से। अब देखिए आग के लगने की स्थिति में हमको क्या क्या उपाय करना है, तो आग में फंसे लोगों को पहले बाहर निकालना चाहिए। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना,
आग के फैलाव को रोकने की व्यवस्था करना, आग से जले स्थान पर व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी डालना। ये भी प्रश्न पूछा गया, प्राथमिक उपचार में यही आता है कि आग से जले स्थान पे क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना। और अग्निशामक यंत्र को बुलाना जिससे कि आग पे हम लोग कंट्रोल कर सकें। अब देखिए आकस्मिक प्रबंधन के कुछ घटक हैं जिसमें स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन, ये भी पूछता है। तो स्थानीय प्रशासन का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है आकस्मिक प्रबंधन में। स्थानीय युवक को प्रशिक्षित करना जिससे आपदा आने पर वो लोग उसके हिसाब से उसको हैंडल कर पाए। और मॉक ड्रिल करना, आपदा के समय लूटपाट एवं चोरी की घटनाओं को नियंत्रण करना, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो आपदा में जब देखते हैं लोग क्षतिग्रस्त हैं उस समय चोरी और लूटपाट की अंजाम देते हैं, तो उनसे भी रक्षा करना। सहायता वितरण का प्रशिक्षण देना। और स्वयंसेवी संगठन भी आकस्मिक प्रबंधन के घटक होते हैं। ये फिल्म वीडियो दिखाकर आपदा से लड़ने के लिए मानसिक रूप से हमें तैयार कर सकते हैं। आपदा किट का वितरण करना, आपदा के दौरान भाईचारे का माहौल उत्पन्न करना, खाद्य वितरण की व्यवस्था करना। ये भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी खूब प्रश्न आता है। आगे देखिए इसी में आकस्मिक घटक में स्थानीय लोगों को भी रखा गया है। स्थानीय लोग भी, क्योंकि शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि स्थानीय लोग अर्थात कि आम लोग के सहभागिता से हम लोग आपदा प्रबंधन का कार्य विस्तृत स्तर पर कर सकते हैं। तो स्थानीय लोग में भी इसमें सहयोग देते हैं। टोली बनाकर आपदा समूह तैयार करना, खाद्य भंडारण की व्यवस्था करना, विद्यालयों में राहत का सामान तैयार करना, आपदा किट तैयार रखना। ये भी आप आकस्मिक आपदा का घटक है। आकस्मिक समय के लिए पूर्व से आपदा किट को तैयार रखना। अब इससे भी कुछ प्रश्न है, इसका भी आप जवाब दीजिएगा कि आप समझे हैं कि नहीं। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कह रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। वर्षा की अधिकता, जल की अधिकता, नदी के तली के अवसाद का जमाव, ये सभी प्रमुख कारण है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 50 से 60 शब्द में आपको उत्तर लिखना है कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए किन्हीं 4 उपाय को लिखिए। बिल्कुल इसी रूप में प्रश्न आएगा, ऊपर मैंने आपको 4 उपाय बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करें। ये भी मैं आपको लिखा चुका हूं, खुद से इसका उत्तर जरूर लिख लीजिएगा। उससे इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चैप्टर की अब शुरुआत होगा 5 नंबर चैप्टर। 5 नंबर चैप्टर का नाम है कि आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, अर्थात कि आपदा काल में संचार व्यवस्था से क्या क्या हमें लाभ हो सकता है, उससे क्षति जो होता है उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं। संचार व्यवस्था आप समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन का जो व्यवस्था होता है, सिस्टम होता है जिससे हम एक दूसरे से संपर्क साध पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संचार व्यवस्था। जानकारी दिया जा रहा है कि संचार माध्यम आपदा काल के लिए महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन होने वाली आपदा का विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा प्रसारण किया जा सकता है। आगे जानकारी दिया गया कि संचार के माध्यम, संचार के कौन कौन से माध्यम है, तो दूरभाष, मोबाइल फोन, हेम रेडियो, फैक्स, उपग्रह फोन, ये सभी संचार के माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे से संपर्क साध पाते हैं। अब ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि संचार व्यवस्था बाधित क्यों हो जाता है, अर्थात कि संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारण को लिखें। तो पहला कारण है केबल का टूट जाना, दूसरा कारण है बिजली आपूर्ति बाधित होना, तीसरा कारण है संचार तंत्र भवन का क्षतिग्रस्त होना, ट्रांसमिशन लाइन अर्थात कि टावर का क्षतिग्रस्त होना, अर्थात कि केबल टूट जाएगा तभी जो केबल से जो भी संचार चल रहा है वो दूरभाष काम नहीं करेगा, बिजली ही आपूर्ति बाधित हो जाएगा तब भी काम नहीं करेगा, संचार तंत्र भवन का क्षतिग्रस्त हो जाएगा, नेटवर्किंग सिस्टम अर्थात कि जो भी हेम रेडियो फैक्स उपग्रह सभी काम करना बंद कर देंगे, टावर ही नहीं रहेगा तो मोबाइल फोन सिम कार्ड कुछ भी काम नहीं करेगा। तो संचार व्यवस्था बाधित होने के सभी प्रमुख कारण हैं। अब यहां से कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, यहां से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। कह रहा है 2 अगस्त 2018 में कुसहा के नजदीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त होने के उपरांत संचार के सभी साधन बंद हो गए थे। दूसरा फैक्ट्स आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में मोबाइल फोन सबसे लोकप्रिय साधन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कौन वर्तमान समय सबसे लोकप्रिय साधन है संचार का, तो मोबाइल फोन। तीसरा फैक्ट जानकारी दे रहा है कि हेम रेडियो गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाला संचार माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके संचालन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति जनरेटर तथा बैटरी से की जाती है। प्राकृतिक आपदा के समय संचार के अन्य साधनों को अवरुद्ध होने पर हेम रेडियो सफलतापूर्वक कार्य करता है। नेक्स्ट जानकारी आपको मिल रहा है कि संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन है जिसका महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और ई कम्युनिकेशन करना है। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला संचार साधन उपग्रह फोन है। पूछता है संचार उपग्रह क्या है, तो यही परिभाषा मिल गया। संचार उपग्रह जो है अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन है और इसका कार्य क्या होता है, मोबाइल और ई कम्युनिकेशन करना। आगे अब इससे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, आपको जवाब देना है। कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो अभी मैंने बताया मोबाइल फोन। आगे हेम रेडियो का क्या उपयोग है, तो हम लोग ऊपर चर्चा किए हैं, वहां से आप देखकर उत्तर लिख लीजिएगा। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ये भी मैं अभी आपको बताया, वहां से आप देखकर इसका उत्तर जरूर
लिख लीजिएगा, तब आपका समझिए आपका पूरा आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो गया। अंतिम चैप्टर की बात करते हैं, छठा नंबर चैप्टर है। 6 चैप्टर में शुरू में ही बोल दिया कि अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपदा प्रबंधन समझिए आपका तैयारी हो चुका है पूरा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न कभी भी नहीं आता है और ना ही कभी पीछे पूछा गया है और ना ही कभी आगे पूछा जाएगा। पूरा क्लास देखने के बाद आप खुद से क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर खुद सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपदा प्रबंधन में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है अंतिम चैप्टर की आपदा और सह अस्तित्व। आगे इसमें आपको पढ़ना है आपदा का रूप और उसके प्रभाव को कम करने के उपाय, अर्थात कि जो जो आपदा आता है प्राकृतिक आपदा उसके प्रभाव को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भूकंप आएगा, पूछेगा कि भूकंप के प्रभाव को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, अर्थात कि आपदा से पूर्व होने वाली तैयारी है तो सदैव सतर्क रहना चाहिए। उसके साथ साथ आपदा किट तैयार करके रखना, भूकंप रोधी आयताकार भवन बनाना जिससे कि भवन की क्षतिग्रस्त नहीं हो, तकनीकी दृष्टि से सुरक्षित संरचना का निर्माण करना, गलियों एवं सड़कों का निर्माण अधिक चौड़ा करना, प्रत्येक मोहल्ले के आसपास पर्याप्त खुली जगह का होना जिससे कि भूकंप आने पे लोग वहां पे जाकर अपनी जान बचा सके, आपदा राहत बल तैयार रखना। ये सभी जो है भूकंप आने पे हम लोग भूकंप से पहले की तैयारी करके इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। सुनामी से कैसे हम लोग बच सकते हैं, सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करना चाहिए, ये प्रश्न पूछेगा तो आपको इसी तरह लिखना है कि तट से दूर निवास क्षेत्र विकसित करना, वृक्षारोपण का कार्य करना, कंक्रीट अवरोधक का निर्माण करना, भूकंप एवं सुनामी अवरोधी मकान का निर्माण करना, सुनामी रिकॉर्डिंग सेंटर का स्थापना करना, वैकल्पिक संचार माध्यम को तैयार रखना। इतना 6 पॉइंट आप लिख देंगे। आंसर मैं जिस तरह बता रहा हूं इसी तरह अगर टू द पॉइंट एग्जाम में लिखेंगे तो एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। अब बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ से देखिए आपको पूर्वानुमान को मजबूत करना जिससे पहले से पता चले कि इस क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है ताकि वहां से लोगों को हटाया जा सके। जल ग्रहण संरचनाओं का निर्माण करना, स्तंभ आधारित मकान का निर्माण करना, ऊपर भी हम लोग पढ़े थे। वृक्षारोपण का कार्य करना जिससे कि नदी के तट में कटाव कम हो, नदियों के दोनों तट के सहारे तटबंध का निर्माण मजबूती से करना, नहरों का जाल तैयार करना जिससे कि नदी से आने वाले पानी को सही दिशा दिया जा सके, खदान बैंक का विकास करना। ये सभी जो है इसके 6-7 पॉइंट आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे भूस्खलन की बात करें कि भूस्खलन से आप कैसे तैयार रह सकते हैं उसके प्रभाव को कम करने के लिए, तो ढलुआ स्थान पर मकान का निर्माण नहीं करना, वृक्षारोपण का कार्य करना, संभावित क्षेत्र में मजबूत दीवार का निर्माण करना, जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना, आपदा राहत बल तैयार करना। ये सभी तरीका अपनाकर हम लोग भूस्खलन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बिल्कुल समझिए मैं आपको उत्तर लिखा रहा हूं, इससे अच्छा उत्तर लिखने का कोई तरीका नहीं होता है। सुखाड़ की बात करें तो सुखाड़ में सबसे पहले मिट्टी नमी आधारित कृषि का विकास करना, जल संग्रहण संरचनाओं में जल का भंडार रखना, सुखाड़ की स्थिति में मोटा अनाज पैदा करने की व्यवस्था रखना, चारगाह की विकास करना, दुग्ध उद्योग का विकास करना, मिट्टी के नमी संरक्षण हेतु भूमि पर घास का आवरण रहने देना। इतना व्यवस्था करके हम लोग सुखाड़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिख लेना है कि सुखाड़ से हम लोग प्रबंधन का वर्णन करें। इसका उत्तर जरूर लिख लीजिएगा, यहीं पे आपको मिल गया, ये लिख लेंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह मैंने आज आपको आपदा प्रबंधन पूरा पढ़ा चुका हूं। चाहे आपका एग्जाम कब भी हो, किसी भी साल में हो, अगर इतना देखकर आप वीडियोज को रोक रोक कर लिख लेते हैं तो इससे शानदार कोई नोट्स नहीं और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं अब आपका आपदा प्रबंधन के टेंशन से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे ही आप और सभी सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं कि ऐसे ही रिवीजन वीडियो आपके सभी सब्जेक्ट का लाया जाए तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उस सब्जेक्ट का हम लोग इसी रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखकर आपदा प्रबंधन पे तैयारी कमांड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।